हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर और उसका देखेंगे पहले सिलेबस क्या क्या है, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। तो जो फोर्थ सेमेस्टर हमारा बीएससी का है उसमें जनरली है क्या, उसमें हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें ऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले समझते हैं सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, एक एक यूनिट को अलग अलग, ठीक है, वीडियो लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा जो नया सिलेबस आया है बीएससी में। अब तो सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर है, यानी हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तुम्हारा देखिए फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या है, तो इस पेपर का नाम क्या है। तो पेपर का नाम पहले हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो 8 यूनिट होते हैं, हमें पता है हर सेमेस्टर में 8 यूनिट होंगे, और किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और हम लोग उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स में देखिए यूनिट फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यूनिट फर्स्ट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से। उसमें हम लोग क्या किए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा बीएससी में भी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रहे थे, वहाँ पे ऑर्बिटल क्या होते हैं, ठीक है, और अबाउ प्रिंसिपल, हुंड प्रिंसिपल, इस तरह से क्वांटम नंबर से रिलेटेड चीज़ें क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ भी क्या है, थोड़ा सा हमें एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना है, क्योंकि हमें क्या करना है, आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंचेंगे। तो जो क्वांटम केमिस्ट्री है वो क्या है, पूरा डिफरेंट होता है क्लासिकल वाले केमिस्ट्री से। तो अब बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी, तो इसीलिए क्या है, उसके लिए क्या दिया है, पहले हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी बेसिक से कैसे कैसे हमें ठीक है क्वांटम तक पहुंचना है, वो सब चीज़ें क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे और स्टार्टिंग करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे देखिए पढ़ना है हमें आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव। तो डी ब्रॉगली का नाम तो हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत पहले से ही। तो देखिए जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने क्या बताया था, ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल के पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों होता है। तो उस चीज़ को डी ब्रॉगली ने समझाया था, अपना इक्वेशन दिया था, ठीक है, वेवलेंथ की बात की थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे डी ब्रॉगली, ठीक है, मैटर वेव, और इसका इक्वेशन देखेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे और इसके फार्मूले को जानेंगे, और उससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल को भी देख लेंगे। फिर हमारा आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका नाम तो हम लोग बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, हाइजेनबर्ग का नाम। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मोशन में होता है, तो उसका पोजीशन मोमेंटम दोनों एक साथ बताना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके फार्मूले को भी देखेंगे, ठीक, और इसके यूज को हम लोग समझेंगे कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग का, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को तो हम लोग जान ही रहे हैं, तो इसके ओरिएंटेशन को, कैसे कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, ठीक है, एटम में लोब क्यों बनते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के केस में, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का शेप हमारा बन नहीं पाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एस पी डी ऑर्बिटल के हम लोग ओरिएंटेशन और शेप को यहाँ पे समझेंगे। फिर हमारा देखिए मेन आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे स्टार्टिंग इक्वेशन है, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग, यानी श्रोडिंगर ने ही क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू किया, ठीक है, बताने, उसकी नई नई चीज़ें वहाँ से जानना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इक्वेशन क्या है श्रोडिंगर का, ठीक है, ये पार्टिकल वेव नेचर की बात किए थे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे साइन एंड साइन स्क्वायर का, ठीक। तो साइन एंड साइन स्क्वायर के सिग्निफिकेंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एक होता है हमारा साइन स्क्वायर, तो साइन हमारा है क्या, तो इसकी बात भी करेंगे, ठीक। साइन क्या होता है, साइन एक होता है वेव फंक्शन, और इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे है क्या, इसके सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है इसका, ठीक है, और एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ें हैं, सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर देखिए हमारा एक आया क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर ये हम सुनते आ रहे हैं बहुत दिन से, क्लास 11 से ही हमें क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी किसी एटम के अंदर क्या होते हैं? सेल होते हैं, उस सेल के अंदर होते हैं सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल कई तरह के होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए हमें क्या जानना पड़ता है? क्वांटम नंबर्स, यानी किस सेल में या किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट है, यानी उसको बताने के लिए हमें क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। यानी ये क्या होता है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, इसे क्वांटम नंबर कहते हैं। ये 4 तरह के क्वांटम नंबर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा हम लोग एडवांस में भी जाएंगे क्वांटम नंबर को समझने के लिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ, एजीमुथल हुआ, ठीक, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया और स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। तो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक बार फिर देखिए आता है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। जैसा कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ठीक है, और रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ठीक, इसकी बात भी हम लोग करेंगे आगे चल के। शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल, देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल दिया है, फिर यहाँ पे शेप दिया है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग शुरू करेंगे तो उसी के साथ साथ क्या करेंगे? शेप को भी पढ़ लेंगे, कैसा कैसा इनका शेप होता है। फिर हमारे पास क्या है? कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं, पाउली और अबाउ और हुंड, ठीक है, क्योंकि ये तीनों प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं? क्लासिकल वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? नए नए मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर आने लगे। तो वहाँ पे क्या है? सबसे पहले इन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी है, ठीक है। हुंड रूल क्या होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, अबाहू का रूल क्या होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था और यहाँ भी दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब हमारा क्या है? जो पहला यूनिट है ये थोड़ा सा क्या है? बेसिक चीज़ को लेकर चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एडवांस में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए सेकेंड यूनिट क्या है यहाँ पढ़ना हमें। यूनिट सेकेंड है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पे पढ़ना है। यानी अब हमारा स्टार्ट क्या हो गया? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम का मतलब ही होता है जिसमें हम लोग क्या करें? स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो क्वांटम मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट यानी क्वांटाइज चीज़ें जो क्या होती है, जिनका हर चीज़ फिक्स होता है। तो क्वांटम वर्ड में जैसे चलेंगे तो वहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे हमको देखिए पढ़ना क्या है पहले? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक रेडिएशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये हमारे देखिए 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है प्लांक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये चारों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? इन सबको, ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो अच्छे से समझा नहीं पाया था, कुछ कुछ इसमें चीज़ें रह गई जिसे क्या करेगा? क्वांटम मैकेनिक्स बता पाया आगे चल के। तो उन सब कौन कौन सी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी क्लासिकल वाला जो मैकेनिक्स है वो नहीं समझा पाया, तो उनको हम लोग देखेंगे कि ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इन सबको क्लासिकल में अच्छे से बताया नहीं गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कैसे इसको बताता है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें रह गई इसमें। फिर दिया है हमारा बोर मॉडल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल हम लोग बोल सकते हैं, जिससे क्या होता है? हमें सेल के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक, और हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का वो निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो कई सारी चीज़ें हमें क्या पता चलेंगी बोर मॉडल से। इसका देखिए यहाँ पे लिखा गया, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, केवल हमें डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे देखना है बोर मॉडल का। तो यहाँ पे बात कर लेंगे बोर मॉडल की भी। फिर उसके बाद दिया इसके डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। डिफेक्ट बोल सकते हैं, यानी इसमें कौन कौन से लिमिटेशन है या इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। जो चीज़ें यहाँ पे छूट गई, कौन कौन चीज़ों को ये बता नहीं पाया, क्योंकि अब आगे क्या होगा? क्वांटम केमिस्ट्री हमें पढ़ना है। तो ये क्वांटम में जैसे ही आगे चलेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इन सब चीज़ों को देख लेंगे, तो क्या क्या लिमिटेशन है, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्वांटम ने किस तरीके से इन सब चीज़ों को दूर किया। तो फिर आते हैं हम लोग, देखिए एक नया आ गया हमारा कॉम्पटाउन इफेक्ट, ठीक। कॉम्पटाउन इफेक्ट क्या है? तो क्या होता है? जब किसी लाइट वेट के मैटर पे क्या करते हैं? जब एक्सरे रेडिएशन डालते हैं तो होता क्या है कि हाई वेवलेंथ का रेडिएशन हमारा क्या होता है? इमिट होता है वहाँ से। तो ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए फिर दिया हुआ है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, जो डी ब्रॉगली मैटर इलेक्ट्रॉन मैटर वेव था उसको समझेंगे। हाइजेनबर्ग, फिर यहाँ पे पढ़ना है एक बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर।
अब ये ऑपरेटर क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ऑपरेटर का मतलब जैसे हमारे पास प्लस है, माइनस है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल है, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। यानी किसी भी, ठीक है, ठीक है, कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा तो उस पर क्या करेंगे, ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो एक नया फंक्शन हमारा क्या होता है, बन के आता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। तो कई तरह के हमारे ऑपरेटर यहाँ देखने को मिलेंगे, जो हमारा क्या था, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी क्वांटम में ऑपरेटर हमें क्या करना, अलग अलग पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है ये एनर्जी ऑपरेटर है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि इंटीग्रेशन, तो ये एक ऑपरेटर, यानी किसी चीज़ पे ऑपरेट होगा तो उसका एक नया वैल्यू हमें बन के आएगा, ठीक है। जो रेडियस लिखते हैं तो क्या ये एक ऑपरेटर है। उसी तरह से हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है, इसे क्या दिखाते हैं, एच कैप से दिखाते हैं, तो ये एक एनर्जी ऑपरेटर है। तो इन सभी ऑपरेटर को हम लोग क्या करेंगे, वेव फंक्शन जो हम लोग श्रोडिंगर में पढ़े थे साइन, ठीक है, उस पर अप्लाई करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों को निकालेंगे। देखिए जो साइन वेव फंक्शन है उस पर अलग अलग ऑपरेटर को जब ऑपरेट करते हैं तो उस साइन से हमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। उस साइन पे अगर हम लोग एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो एनर्जी उसकी पता चल जाएगी, ठीक। अगर उस पर हम लोग कोई दूसरा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा, कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी। जो भी हमें साइन के बारे में जो चीज़ें जाननी है उस पर क्या करेंगे, वैसा ही ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या है, ऑपरेटर क्या है, उन सबको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। फिर देखिए उसके बाद बात करते हैं हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए फिर एक बार दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे दो तरीके का, टाइम डिपेंडेंट क्या होता है और टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। एक टाइम पे डिपेंड जो कर रहा है, एक टाइम पे डिपेंड जो नहीं कर रहा है, तो दोनों को हम लोग देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। फिर यहाँ पे लिख दिया हुआ है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, यानी साइन के फिजिकल इंटरप्रिटेशन को भी यहाँ पे देखना है। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अब देखिए यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट दिए गए हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स क्या क्या चीज़ों को बताता है, यानी उसके पोस्टुलेट को पढ़ेंगे। यानी क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद दिया है पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा जाता है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है, यानी कोई पार्टिकल क्या होता है, जब उसे वन डायमेंशनल बॉक्स में रखते हैं, यानी उसका जो डायमेंशन है क्या है, वो एक ही डायमेंशन, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड होगा। तब उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करके उसकी एनर्जी, बाकी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर उसके बाद आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब ये थोड़ा सा क्या है, बहुत लेंदी इक्वेशन हमारे पास बन के आता है हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, वो हमारा जो उसमें जो इक्वेशन बन के आता है वो कार्टेशियन इक्वेशन होता है। हाइड्रोजन एटम के टर्म में भी हम लोग क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन बनाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन वहाँ पे नहीं होता। फिर दिया हुआ है सेपरेशन इनटू 3 इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन के आएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्रोडिंगर का इक्वेशन का हम लोग 3 नए इक्वेशन में सेपरेशन देखेंगे। यानी हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन है उससे कन्वर्ट करेंगे पोलर इक्वेशन के फॉर्म में। वहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा, कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई आएगा, और क्या आएगा, कैपिटल आर आता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। और वहाँ से क्या होगा, फिर 3 नए इक्वेशन बन के आएंगे। उन 3 इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन के बाद क्या करेंगे, पोलर इक्वेशन देखेंगे। लेकिन उसका देखिए यहाँ डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन जब डेरिवेशन नहीं है तो उस इक्वेशन को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कैसे याद करना है, ठीक। फिर देखिए एक बार फिर दिया है क्वांटम नंबर एंड देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होता है, जो कि पहला यूनिट में दिया था, यहाँ भी दिया हुआ है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट को भी हम लोग देख लेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, क्यों ये इतना जरूरी है। फिर यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, ठीक, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन, जो कि यूनिट फर्स्ट में भी वहाँ पे गिवन था। फिर देखिए यहाँ तक तो क्वांटम, ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री है पूरा यहाँ तक, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स ये। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कुछ नया चीज देखने को मिल गया, ठीक है, यानी एक नया टॉपिक हमारा थोड़ा सा इससे हट के आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे भी क्या करना है, हमें वेव नेचर को लेके चलना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ेंगे
तो वहाँ भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को समझेंगे, यानी psi1 प्लस psi2, ठीक है, psi1 माइनस psi2, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास अब देखिए क्या मिला यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, जिसको एमओटी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस तरीके से हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ और, ठीक है, वेव मॉडल को यहाँ पे थोड़ा सा समझना है इलेक्ट्रॉन के। फिर इसमें दिया है बेसिक आइडिया, क्राइटेरिया, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, ठीक है, यानी जब दो इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, वेव हमारे सेम फेज में होते हैं, तब कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होगा, जब वो डिफरेंट फेज में होंगे तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे क्यों फॉर्म होता है। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे। फिर दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय LCAO, तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक, और उसमें कौन कौन से आइटम को हमें देखना है। तो यहाँ पढ़ना क्या है, H2 प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन के केस में, तो हाइड्रोजन का देखिए मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब दोनों बॉन्ड बना के H2 बना लिए, फिर उसमें उस पर क्या गया, चार्ज आ गया। तो कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो थे H2 के पास, लेकिन अब एक प्लस आ गया, तो अब H2 के पास क्या है, केवल, यानी एक ही आइटम, एक ही इलेक्ट्रॉन केवल H2 के पास बचा है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों क्या है, बॉन्डिंग में है, तो वो किस तरीके से हमारा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, तो उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो H2 आयन के केस में हमें पढ़ना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक। और फिर क्या करेंगे, वेव फंक्शन को यहाँ पे भी देखेंगे, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन, ठीक है। बॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होता है, हम लोग उसके पहले क्या पढ़े थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे, फिर उसके वेव फंक्शन को समझेंगे। और यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें हैं। और फिर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, ठीक है, ऑर्बिटल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो सिग्मा कब बनता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जब एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, लेकिन उसका अब सिग्मा का भी एंटी बॉन्डिंग होगा, जिसे क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार। फिर लैटरल ओवरलैपिंग से क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है, फिर पाई का क्या होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग पाई स्टार। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी ओवरऑल क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हमें क्वांटम अप्रोच लगा के, यानी वेव मॉडल को लेते हुए भी समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन से एटॉमिक ऑर्बिटल के। तो ये हमारा थोड़ा यूनिट जो सेकेंड है वो थोड़ा क्या है, बड़ा है, जिसमें से क्या होगा, मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यूनिट फर्स्ट था वहाँ से क्या होगा, केवल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 5 नंबर यूनिट फर्स्ट से हो गया और 10 नंबर यहाँ से, यानी आप लोग का 2 यूनिट से मिल गया 15 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट थर्ड की। अब देखिए यूनिट थर्ड हमारा यहाँ से नया चीज स्टार्ट हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरह से खत्म। अब आ गया हमारा नया चीज, ठीक है, जो कि भी क्या है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। तो ये दोनों वो दोनों चैप्टर क्या थे, फिजिकल केमिस्ट्री के थे, और ये भी हमारा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री ही है। यूनिट थर्ड जो है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा 2 जगह देखिए होता है। कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आगे जो अभी कुछ आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इस यूनिट के बाद जो भी हमारा आएगा यूनिट, उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे। तो अभी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो फिजिकल केमिस्ट्री वाला है। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो थोड़ा क्या होता है, मैथ वाले बच्चों के लिए, बायो वालों के लिए बोल सकते हैं, थोड़ा ईजी पड़ता है, ठीक। ऑर्गेनिक वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वही क्या होता है, बहुत ही मेन होता है, जो ज़्यादा यूजफुल होगा। तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, लेकिन उससे भी हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में समझेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका देखिए इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू से, क्योंकि देखिए है क्या कि हम लोग ये कभी पढ़े नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, एकदम नया चीज़ है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कभी आया नहीं था। तो अब एकदम नया चीज़ है, तो इसको हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, यानी जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टार्टिंग है वो यहीं से है। इसके पहले इसमें कुछ नहीं था, कहीं भी किसी क्लास में दिया नहीं था। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स क्या था,
थोड़ा मोड़ा क्या था, क्लास 11th में थोड़ा सा डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, इन सब के बारे में, वेव मॉडल के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन वो भी चीज़ क्या दिया यहाँ, यानी कहने का मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स है और स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका पूरा बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो फिर आगे हमारा दिक्कत आने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पहले कुछ था तो वहाँ पे हम लोग को बेस क्लियर होना चाहिए, बेसिक, तब यहाँ पे आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बेसिक यहीं पे है, यहीं से इसमें स्टार्ट भी करना है। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जो कि सबसे यूजफुल चीज़ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये वर्ड को सुनते आ रहे होंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलते हैं और उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोपागेशन होता है। तो वो किस तरह का वेव है या किस तरह का रेडिएशन है उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, एक्सरे क्या होता है, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, तो कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखना है। और उसके देखिए दिया हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर रीजन, रीजन का मतलब इसे हम लोग इनके फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के टर्म में इन्हें अलग अलग रीजन में बांट दिया गया, ठीक है, कि इतना से इतना रेंज फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा एक्सरे होता है, ठीक है, फिर उससे कम वाला थोड़ा सा क्या होगा, यूवी होगा, फिर उसके कम वाला आईआर होगा, फिर विजिबल होगा, फिर रेडियो वेव होगा, फिर माइक्रोवेव होगा। इस तरह से क्या अलग अलग रीजन में बांटा गया है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बेसिक से। फिर इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करेंगे, रेडिएशन की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ बेसिक फीचर का जरूरत पड़ेगा। हमारा वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। फिर आएगा डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या होते हैं उसकी भी हम लोग यहाँ बात करेंगे, यानी हम लोग रेडिएशन कहाँ से पास कराएंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन है क्या, ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी तो उसको भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे, यानी कितने तरह के एनर्जीज लेवल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया था कि सबसे अधिक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में। फिर उसके नीचे आता है वाइब्रेशनल एनर्जी, उसके नीचे फिर क्या आता है, रोटेशनल एनर्जी, फिर सबसे कम होता है ट्रांजिशन एनर्जी। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर कई तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, तो कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो उसमें रोटेशन होगा, कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें ट्रांजिशन मोशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए रेडिएशन कौन सा जरूरत होगा, तो सभी चीज़ों को हम लोग अलग अलग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हमारा एक टर्म आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये फिक्स है, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उतना डिटेल में यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो सिलेबस है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने तरह से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो अब देखिए जितने टाइप्स के हमारे, ठीक, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तुम्हारा देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसके बेसिक चीज़ों को पढ़ना है यहाँ तक। फिर अब हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक, जो कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रा है। तो उन सबको अलग अलग अब पढ़ेंगे, यानी इसी यूनिट में यहाँ पे देखेंगे क्या, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक, यानी कोई भी अगर पढ़ना किसका है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, यानी मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और वो क्या किया, ठीक है, रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या करता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसके रोटेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंडीशन हो जाता है रेजोनेंस का, जिसकी वजह से वो वाला रेजोनेंस नहीं, ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस नहीं, ये फिजिक्स वाला रेजोनेंस है। तो जब दो एनर्जी क्या होते हैं आपस में, इसका रोटेशनल फ्रीक्वेंसी और उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जब, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब दोनों क्या होते हैं, मैच कर जाते हैं, तो मैच करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का अंदर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करके कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक फिक्स एक्सिस से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे देखेंगे और इसके एनर्जी लेवल को हम लोग समझेंगे कि इसका एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसे क्या करेंगे हम लोग, एक रिजिड रोटोर या आप बोल सकते हैं रिजिड रोटेटर की तरह कंसिडर करेंगे। रिजिड रोटेटर मतलब क्या होता है, ऐसा रोटेशनल बॉडी जिसमें क्या हो, यहाँ पे दो एटम हो लेकिन
और ये क्या है, बीच में बॉन्ड है, यहाँ एक एटम यहाँ एक एटम, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक रिजिड रोटेटर, रिजिड का मतलब ये दोनों एटम अपने फिक्स पोजीशन पे हैं और ये क्या है, सेंटर ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उस रिजिड रोटेटर को एक एग्जाम्पल लेके हम लोग क्या करेंगे, किसी डायटाइम मॉलिक्यूल के रोटेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उसका इनर्शिया निकालेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़नी है, ठीक है। सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल जिसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। फिर क्या है, सिलेक्शन रूल पढ़ना है। अब सिलेक्शन रूल देखिए हर स्पेक्ट्रा में आएगा, तो सिलेक्शन रूल क्या होता है, तो सिलेक्शन रूल क्या बताता है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन होगा, किस में नहीं होगा। तो उस सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ रूल होता है, ऐसा नहीं है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हर मॉलिक्यूल क्या कर रोटेट करने लगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सिलेक्शन रूल को हम लोग देखेंगे, ठीक। फिर दिया है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ है हमारा, ग्राफ भी देखेंगे। फिर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन कर्व बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वहां पे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक। रोटेशन स्पेक्ट्रा से देखिए पता चलेगा कि बॉन्ड लेंथ कैसे डिटरमाइन करना है, उसका फॉर्मूला देखेंगे। क्वांटिटेटिव ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर की बात भी यहाँ पे करेंगे। और आइसोट्रोपिक इफेक्ट है, तो कहने का मतलब अभी तक तो हमारे पास क्या था, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि रिजिड रोटेटर था। फिर अब आता है कि नॉन रिजिड रोटेटर क्या होता है। तो नॉन रिजिड रोटेटर का मतलब क्या होता है, रोटेट बॉडी रोटेट तो कर रहा है लेकिन वो क्या है, रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब उसके एटम क्या है, फिक्स पोजीशन पे नहीं है, यानी उसमें हल्का हल्का वाइब्रेशन भी आने लगा। तो इस चीज को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, प्योरली रिजिड रोटेटर नहीं होता है। तो ये तो बाद में पता चला। फिर आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो हमारा देखिए एक स्पेक्ट्रा यहाँ पे खत्म। दूसरा है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम भी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो ये यूनिट देखिए पूरा एक ही में सब दिया हुआ है। तो इसमें तीनों के तीनों स्पेक्ट्रम हमारे हैं थर्ड यूनिट में, जो कि क्या है 10 नंबर का ये भी यूनिट होने वाला है। और जो कि क्या है, जैसा पहला सेकेंड यूनिट था वैसा ही उतना बड़ा ये भी है, पहला यूनिट थोड़ा सा छोटा था। अब देखिए इसमें पढ़ना है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी IR, ठीक है, जिसे बोलते हैं। यानी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कब हमारा, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन कब आता है, जब वो क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन वाले एनर्जी को क्या करता है, अपने एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वाइब्रेट करने लगता है मॉलिक्यूल। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फिर उसके बाद देखिए दिया है एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए रोटेशन के लिए हम लोग क्या किए थे, मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर की तरह कंसिडर किए थे। अब वाइब्रेशनल एनर्जी को समझने के लिए मॉलिक्यूल क्या किए, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कंसिडर करके हम लोग रिजिड रोटेटर पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हुक्स का लॉ आएगा, ठीक है। जो हुक्स ने क्या किया था, SHM के बारे में बताया था कि जब भी कोई क्या करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होता है तो क्या करता है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के माइनस के प्रोपोर्शनल होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। फिर दिया हुआ है सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो किस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होगा, किसमें मतलब रेडिएशन IR स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करने के बाद कौन सा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो उसके लिए सिलेक्शन रूल आता है, ठीक है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्योर वाइब्रेशनल का मतलब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर केवल और केवल वाइब्रेशन हो। देखिए होता क्या है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है वो रोटेशनल एनर्जी से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। यानी कोई मॉलिक्यूल अगर IR स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब कर लिया तो वाइब्रेट तो करेगा ही, उसके बाद वो क्या कर रोटेट भी करेगा। तो हम लोग को वहाँ पढ़ना क्या है, केवल और केवल प्योर वाइब्रेशन को समझना है, रोटेशन को नेग्लेक्ट करके, ठीक। तो देखिए कई सारे जो बॉर्न ओपेनहाइमर एक्सपेरिमेंट था, ये जो दिया हुआ है इसके पहले वाले यूनिट में, ठीक है, ये वाला बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। तो उन्होंने बताया था कि सबसे अधिक एनर्जी एब्जॉर्ब, सबसे अधिक रेडिएशन कहाँ एब्जॉर्ब होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, उससे कम होता है वाइब्रेशनल के लिए, उससे कम होता है रोटेशनल के लिए, सबसे कम होता है ट्रांसलेशन के लिए। तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में क्या होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी के बीच में रोटेशन होते हैं, रोटेशन के बीच में क्या होते हैं, ट्रांजिशन एनर्जी लेवल होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन एनर्जी वाला रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी IR स्पेक्ट्रा को अगर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या करेगा, रोटेशन भी उसके अंदर होता है। लेकिन अगर प्योर वाइब्रेशन की बात करेंगे तो रोटेशन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है वहाँ थोड़ा समझेंगे, लेकिन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए वाइब्रेशन को समझने के लिए उनको क्या करें, कंसिडर करना पड़ेगा एज अ प्योर रोटेशन, ठीक है, प्योर वाइब्रेशन की तरह। फिर पढ़ना हमें इंटेंसिटी डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ठीक। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका निकालेंगे, क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जीज, ठीक। इफेक्ट ऑफ इनहार्मोनिक मोशन एंड आइसोटोप ऑफ द स्पेक्ट्रम,
जैसे वहां पे क्या था, नॉन रिजिड रोटेटर था, यानी रिजिड रोटेटर क्या होता है, कंप्लीट कोई रोटेटर में नॉन रिजिड आ जाता है, यानी एक्सेप्शन एक तरह से आ गया। भी रिजिड रोटेटर माने थे, लेकिन उसके अंदर क्या गया, वो रिजिड नहीं है रोटेशन करते समय। लेकिन ऐसे जैसे ऐसा ही क्या होगा, वाइब्रेशन में भी आ गया कि जब कोई मॉलिक्यूल प्योर वाइब्रेशन कर रहा है, लेकिन वो क्या है, प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम, यानी उसका जो वाइब्रेशन है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सिंपल हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें वाइब्रेशन एक ही तरह से होता रहे हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा नॉन, कहाँ गया, एक आएगा हमारा इन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहाँ पे देखना है, यानी जो ऑसिलेशन होता है वो हमेशा हार्मोनिक नहीं होता है, वो कैसा होता है, इन हार्मोनिक टाइप का होता है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फिर आता है हमारा यहाँ लास्ट में आइडिया ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का आइडिया कहाँ से आया, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो स्पेक्ट्रा पढ़ना है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। जो देखने में तो बड़ा बहुत वैसा मतलब लग रहा है नया चीज, लेकिन ये थोड़ा, ठीक है, उतना टफ नहीं है, ये इजी होने वाला है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक। अगर जो बच्चे मैथ ग्रुप से हैं उनके लिए तो इजी है, थोड़ा बायो वालों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उतना भी टफ नहीं होने वाला है, ये ठीक ठाक हमारा है। अब आते हैं, बात करते हैं हमारा थर्ड, रमन स्पेक्ट्रम। देखिए जो कि क्या है, थोड़ा सा छोटा है इन दोनों से टॉपिक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो रमन क्या है, एक बहुत बड़ा खोज है, जो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, स्ट्रोक लाइन क्या होते हैं, एंटी स्ट्रोक लाइन क्या होते हैं, रिले लाइन्स क्या होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अलग अलग तरह के, ठीक, फ्रीक्वेंसी के लाइन को बताया था रमन अपने स्पेक्ट्रम में। तो ये बहुत बड़ा खोज है इंडियन साइंटिस्ट द्वारा। तो इसके बारे में हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, हमारा रोटेशन स्पेक्ट्रा और प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को लेके यहाँ पे चीज़ों को समझाया गया था। रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है डाई टाइम मॉलिक्यूल के लिए, इसके लिए क्या है, सिलेक्शन रूल है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, हमेशा पूछा जाता है। इसके अंदर क्या आता है, हमारा फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल करके एक टॉपिक आएगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर आता है हमारा बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड सिलेक्शन रूल, यानी रमन स्पेक्ट्रा हमें पूरी तरह से यहाँ पे पढ़ना है। तो 3 स्पेक्ट्रा यहाँ हो गए, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन। ये हमारा यूनिट थर्ड, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा। फिर आता है हमारा देखिए यूनिट 4। तो देखिए जो 3 यूनिट था हमारा स्टार्टिंग का, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्या थे, फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद था स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो गए। अभी फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी बचा है, लेकिन उसका हम लोग दूसरे तरीके से यूज करेंगे, यानी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है उसे देखेंगे। यानी ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा आने वाला है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज और कहाँ पे है, एक तो हमारा वो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में, रोटेशन, वाइब्रेशन, ठीक है, रमन को समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आया हमारा, जैसे हमारे पास क्या है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो साइक्लिक है कि चेन है कि क्या है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड वाला है, उसमें, ठीक है, किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने कार्बन है। तो कई सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारा क्या है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल जब करते हैं तो अलग अलग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, स्मेल से, कलर से, ठीक है। तो उसी तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वो एक नया टेक्निक है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, लाइट रेडिएशन को मॉलिक्यूल के ऊपर डालेंगे, वो एब्जॉर्ब करेगा। अब कितने फ्रीक्वेंसी का लाइट कौन सा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, हर चीज़ के अलग अलग क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो था वो क्या था, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है। अब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग यूज देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि पहला क्या आता है हमारा यूनिट 4 में, ये हमारा क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल, ठीक है, ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, का यूज कहाँ कहाँ पे है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के डिटेक्शन के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसका ओरिजिन पढ़ेंगे पहले, फिर दिया हुआ है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ठीक, यानी किसी मैटर पे हम लोग क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी यूवी और विजिबल रेंज का लाइट डालेंगे तो वो कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्या क्या चीज़ें हम लोग वहाँ से जान सकते हैं, तो वो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करना है, पहले बेसिक चीज़ को समझना है। फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो फंडामेंटल लॉज में क्या आएंगे, बीयर लैम्बर्ट्स लॉ आएगा, तो उसको भी देखेंगे यहाँ पे। फिर इसमें भी सिलेक्शन रूल है। फिर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन,
कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारा क्या होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। तो ये सभी चीज़ों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है लैम्डा मैक्स निकालना। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए लैम्डा मैक्स क्या होगा, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग क्या होती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है। उसी से पता चलता है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमारा ये इसमें इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई 253, ठीक है, पिकोमीटर, तो पता चल जाएगा कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। हो सकता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू कुछ और आ गई तो उससे पता चलेगा कि दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को देख देख के पता चलता है कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। फिर देखिए पढ़ना है हमें क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम्स के बारे में। ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या है, कलर से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्रोमोफोर मतलब क्या होता है, क्रोम मतलब कलर ही होता है। और उसके बाद देखना है हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। फिर दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ वुडवार्ड्स रूल एंड कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स। तो ये देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा हमारा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ या कोई भी चेन वाला कंपाउंड, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके कैलकुलेशन को देखेंगे, किस चीज़ के लैम्डा मैक्स कितना होता है। ठीक, तो उसको हम लोग वहाँ पे समझेंगे तो डिटेल में। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है लैम्डा मैक्स निकालने के लिए कैलकुलेशन जो होता है। ठीक, वुडवार्ड रूल से। फिर आएगा हमारा कॉन्जुगेटेड डाइंस। अब देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए पढ़ना है। तो कॉन्जुगेटेड डाइंस हो गए असाइक्लिक, होमो, ठीक है, एनुलर और हेट्रोएनुलर कंपाउंड क्या होते हैं इसकी बात भी करेंगे। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड, ठीक है, सिस्टम, और सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, सारी चीज़ों क्या करेंगे देखिए। कहने का मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो सभी चीज़ों को हम लोग लैम्डा मैक्स के थ्रू क्या करेंगे, जानेंगे, उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब देखिए बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे क्या शॉर्टकट में बोलते हैं IR। कहने का मतलब यहाँ भी क्या है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आता है हमारा। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, IR रीजन में आएगा, यानी IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तब उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे हमें पढ़ना है। तो इसके में पढ़ना क्या है, पहला फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हुक्स लॉ यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए IR जो होता है उसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हुक्स लॉ पढ़ना है। फिर IR एब्जॉर्प्शन, पोजीशन, वेरियस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। जैसे CO का मतलब क्या होता है, कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप और नाइट्राइल ग्रुप। फिर दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है IR स्पेक्ट्रम में। उसके बाद देखेंगे कॉन्जुगेंस, ठीक है, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, रिंग साइज ऑफ साइक्लिक कीटोन एंड, ठीक है, ऑन IR एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक खत्म हो गया कहानी। अब यहाँ पे देखिए कुछ नई चीज आ गई यहाँ पे, फिंगरप्रिंट रीजन एंड इज सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा पढ़ना है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम लोग अलग अलग कंपाउंड के बारे में कार्बोनिल ग्रुप में। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, ठीक है, कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट है, यानी C डबल बॉन्ड O। फिर एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, एस्टर में कार्बोनिल ग्रुप होता है, एमाइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के इंटरप्रिटेशन को पढ़ना, यानी C डबल बॉन्ड O किस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फाइंड आउट होता है, तो उन सभी चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करना है हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट 5 में। अब देखिए यहाँ पे हमारा है यूनिट नंबर 6। अब यूनिट नंबर 6 में, ठीक है, इसका नाम क्या है, ठीक है, H1 मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसे बोलते हैं हम लोग PMR। ठीक है, NMR या PMR। तो NMR का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। PMR क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में पढ़ना है, और हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसे बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी से
बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिखा है, देखिए प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो एनएमआर को पीएमआर हम लोग बोल सकते हैं। तो अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वो जो यूनिट था इसके पहले वो भी 10 नंबर का था। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को देखना है, न्यूक्लियर स्पिन को समझेंगे। अभी तक हम लोग जानते थे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखना है कि जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर का जो पूरा क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सभी चीज़ें हैं, तो वो कैसे हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा, स्पिन करेगा। तो उसका स्पिन क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे नया चीज़। अब उसके बाद, ठीक है, तो ये कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें क्या, ठीक है, स्पिन कैसे आएगा, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड इंटरनल स्टैंड ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकल शिफ्ट, ठीक है, देखिए जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको होने वाला है। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ रिंग, ठीक है, करंट इफेक्ट, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें देखिए यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, नई नई चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस एंड टर्म ऑफ अप एंड डाउन फील्ड, ठीक है, शील्डेड एंड डीशील्डेड प्रोटॉन क्या होता है, स्पिन कपलिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा आप लोग का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, हाई वाले एनर्जी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका यानी वो न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट करके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करते हुए सेल के अंदर घुसते हुए क्या होगा, न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा। अब उस न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, स्पिन करा दे रहा है। तो न्यूक्लियस जब स्पिन कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है प्रोटॉन के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो ये हमारे क्या करना है, इसमें पढ़ना है, जो कि 10 नंबर का आप लोगों का ये पूरा टॉपिक यानी ये पूरा यूनिट होने वाला है। यूनिट नंबर हो गया आप लोगों का 6। अब देखिए ये दोनों यूनिट क्या है, थोड़ा छोटा है, 7 एंड 8। तो ये यूनिट 7 हमारा छोटा है, ये 3 नंबर का पूछता है हमेशा, और ये 7 नंबर का ये हो गया। ठीक, 10 नंबर का दोनों मिला के ये हो गया हमारा। तो इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें देखिए है क्या कि प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, द मास स्पेक्ट्रम, ठीक है, फिर दिया है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये हमारा अलग अलग होगा। और उसके डायग्राम को देखेंगे, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, मेटा स्टेबल आयन क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, एमएल लेफ, ठीक है, एमएल लेफ्रेटरी रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या ये अलग चीज होने वाला है हमारा, है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में, जो कि 3 नंबर का यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। ठीक, अब हमारा जो देखिए लास्ट यूनिट है जिसमें हमें पढ़ना क्या है, सेपरेशन टेक्निक सॉल्वेंट। देखिए चैप्टर का जो बुक का जो नाम था वो क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो क्वांटम मैकेनिक्स तो पूरा दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया है, पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी भर दिया है। अब जो एनालिटिकल वाला हमारा है, ठीक है, एनालिटिकल वाला जो टर्म है वो क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सेपरेशन टेक्निक सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, इफिशिएंसी टेक्निक, ठीक है, मैकेनिज्म, एक्सटेंशन और सॉल्वेंट, ठीक है, चिलेशन। तो कई तरह के हमें क्या करने हैं यहाँ पे, ठीक है, टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना। यानी यूनिट जो 8 है और यूनिट हमारा जो 7th है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, नया हमारा ऐड किया गया है, जो कि पहले जब हमारा सिलेबस में सेमेस्टर जब नहीं था तो वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये हमारा क्या है, नया चीज़ पूरा आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बेसिक से ही यहाँ पे हमें स्टडी करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जो कि क्या है, हमारा पूरा एक नया टर्म है। तो ये थे 8 यूनिट 4th सेमेस्टर में, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक यूनिट को क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला हमारा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये हम लोग पहले खत्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी बजाएंगे, फिर ऑर्गेनिक वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे, फिर जो टेक्निक्स वाले हमारे यूनिट 7th और 8th है उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, पढ़ाई को जारी रखिए और हम लोग क्या करेंगे, अब नया यूनिट से ही लेके चलेंगे यूनिट सेमेस्टर 4th को।
तो वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू।